नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम बातचीत। और बातचीत प्रोग्राम हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर दोनों साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ हैं मैकवरी से अंशुल जी। तो अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में और उसकी सेफ्टी के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने सारे हाल आप सुनते रहते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे भी, अखबार में पढ़ते रहते हैं कि जी इतने पैसे बैंक में से निकल गए, पता ही नहीं चला, मैसेज आया तब पता चला, या किसी के पास भेजने थे इतने और मतलब पता नहीं कैसे चले गए। तो कितनी सारी धोखाधड़ी जो आपके साथ होती रहती है, उसके लिए आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं? क्योंकि टेंशन हो जाती है ना जब बैंक से पैसे चले जाते हैं, हाथ से तो गए नहीं लेकिन खाते से चले गए, तो फिर परेशानियां बढ़ जाती है। तो उसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। ये लाइव प्रोग्राम होगा और आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 16 अगस्त 2023। तो प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी कर सकते हैं। कुछ आप साझा करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस, कुछ बातें, तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। तो फटाफट से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल का कि आप हमारे साथ जुड़ते रहें और अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा करते रहें। तो अंशुल जी, पहला सवाल यही होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग और इसकी सुरक्षा क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, आजकल बैंक की सेवाएं लेने के लिए आपको बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर या कहीं से भी इंटरनेट के ज़रिए आप बैंक के URL पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट रीच कर सकते हैं। वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अपने बिल्स पे कर सकते हैं जी। आपको कोई शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, वो भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग बेसिकली यही है कि आप इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी बैंकिंग की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जी। बहुत ही अच्छा, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए है, आप वहाँ पे अपने आप नहीं जा रहे, वहाँ पे कोई बैंक का कर्मचारी आपको देख करके भरोसे पे आपको वेरीफाई करके आपको पैसे नहीं दे रहा है। तो इसलिए इससे जुड़ी सुरक्षा की जानकारियाँ भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखें। उसके लिए बहुत सी चीज़ें बैंक खुद आपको देता है। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक पूरा मटीरियल देता है बैंक, जिसको पढ़ना होता है कि आप उसमें कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कोई शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए आपके क्या सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी है, वो सब बैंक आपको देता है। जी जी अंशुल जी। दोस्तों, जैसे कि अभी अंशुल ने बताया कि बैंक से हमें मतलब पहले होता था ना कि हम एक बैग लेके चलते थे, उसमें पैसे डाल के चलते थे कि इतनी शॉपिंग करनी है, इतने पैसे की ज़रूरत होगी। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता था कि कम भी पड़ जाते थे, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बच भी जाते हैं आपके पैसे, है ना। लेकिन एक चिंता भी बनी रहती थी कि पैसे कैसे संभाल के लेके जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो मतलब पर्स में से पैसे चोरी हो गए हैं, पर्स जेब कट जाती थी, है ना। तो वो सब परेशानियाँ, दिक्कतें नहीं रहती। आप मतलब ऑनलाइन आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और अपना सामान लेके घर में आ सकते हैं। तो वो परेशानियाँ, टेंशन तो मतलब आपकी दूर हो गई। लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा और उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो अंशुल जी, ऑनलाइन बैंकिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं और इनका सुरक्षित उपयोग कैसे करें? बिल्कुल। तो ऑनलाइन बैंकिंग के अलग अलग तरीके हैं कि पहला तो ये है कि ATM, डेबिट कार्ड और कार्ड जो आप यूज़ करते हैं, जनरल क्रेडिट कार्ड भी जो आप जनरल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे जमा भी करा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। और उससे जुड़ी सुरक्षा की जानकारी ये है कि आप उसके अंदर एक पिन सेटअप कर सकते हैं जी। एक पिन एक तरह का सिक्योरिटी कोड है जो सिर्फ आप ही को पता होना चाहिए। जो भी यूज़र है जिनका ये कार्ड है, सिर्फ उन्हें ही पता होना चाहिए। जब वो आप एक्टिवेट करते हैं, जब आपको पहली बार कार्ड मिलता है और आप पहला यूज़ करते हैं उसका, उस टाइम पे आपको पिन सेटअप करना होता है। उसके लिए ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप वो पिन किसी के साथ शेयर ना करें। अच्छा। क्योंकि वो एक तरह का आपका सीक्रेट आइडेंटिटी है। अगर आप वो शेयर करेंगे, मतलब कि आप अपना पैसे खर्च करने की परमिशन किसी और के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वो पिन जो है सुरक्षित रखना चाहिए।
कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जब आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आप इंटरनेट के थ्रू कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक OTP आता है जो आपकी सुरक्षा के लिए होता है। वो OTP इसलिए होता है ताकि वो बैंक जान सके कि ये आप ही है ना जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपके मोबाइल नंबर पे या आपकी ईमेल आईडी पे वो OTP आएगा। वो OTP आप जा कर के जहाँ पर भी आप शॉपिंग कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ डालिए। तो अगर आप वो OTP किसी के साथ और के साथ शेयर कर देंगे तो वो किसी और के लिए ईजी हो जाएगा आपको फ्रॉड करना या आपके अकाउंट से पैसे निकालना। तो आपको OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जी। तीसरा ये है कि एक मोड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग ये भी है कि आजकल हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर हम ऐप्स, बैंक की ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर शॉपिंग की ऐप्स होती है जहाँ पर हम अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। पहली बात तो आपको बचना चाहिए, आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर ना करें। अच्छा। दूसरा ये कि अगर आपकी बैंकिंग ऐप है आपके मोबाइल फ़ोन में, तो वो आप बैंकिंग ऐप के ऊपर भी आप एक पासवर्ड लगा करके रखें। जो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका फ़ोन का पासवर्ड अगर किसी को पता है तो वो बैंकिंग ऐप का पासवर्ड आप दूसरा रखें, सेम ना रखें फ़ोन पासवर्ड की तरह, और वो किसी को ना बताएं। तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर है आपकी सिक्योरिटी की कि अगर कोई आपके फ़ोन में हैक भी कर लेता है तो उसको आपके बैंकिंग एप्लीकेशन का पासवर्ड नहीं पता होगा। तो वहाँ पे आप एक लेयर और अपनी सिक्योरिटी की बिल्ड कर लेते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। यानी कि मतलब जो घर के गेट पे ताला लगा है तो अंदर रूम में भी ताला लगा होना चाहिए। इस तरह से आप मतलब सोच सकते हो, है ना? बिल्कुल, अगर रूम में पैसे हैं तो बिल्कुल उस पर ताला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही होता था पहले के ज़माने में भी, मतलब एक जो ट्रंक होता था या रूम होता था तो उसको भी लॉक करके अलग से रखते थे। तो दोस्तों ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लॉक लगाने आपको ज़रूरी हैं, जैसे कि अभी अंशुल जी ने बताया। तो अभी ये लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। प्रोग्राम का नाम है बातचीत। हमारे साथ हैं मैक्वारी से अंशुल जी, और हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग और उसकी सुरक्षा के बारे में। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। दूसरा नंबर होगा 9873 55 1078, 98 73 55 10 78। दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी आप जुड़ सकते हैं। 10:37 हो चुके हैं। आज है 16 अगस्त 2023। यहाँ पे अंशुल जी पूछना चाहेंगे 2 फैक्टर, मतलब यानी कि किसी व्यक्ति को जो अपनी पहचान है उसको सत्यापित करने के लिए क्या प्रक्रिया है, और क्या इसे ऑनलाइन बैंकिंग खातों के लिए उपयोग करना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, और इसको कैसे आसान भी हम बना सकते हैं? बिल्कुल। सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो बैंक से बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, बस जैसे अभी हमने बात की कि जहाँ पर पैसों की बात आती है वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी चाहिए, राइट? एक ताले की जगह 2 लगाने चाहिए। तो अभी ऑनलाइन बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड केसेस सामने आते थे, जहाँ पे अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाए तो वो इजीली आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था या विड्रॉ कर लेता था। जी जी। तो स्पेशली ऐसा बहुत केसेस में होता है जब आप अपने बैंक जा कर के नहीं करते हैं, आप कहीं ऑन द गो, आप बस में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आपको इमरजेंसी है, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, और ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली को भी कई बार पासवर्ड पता होता है, हो सकता है आपके बच्चों को पता हो, बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती, वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो होगा, दूसरा ये होगा कि आपको मैसेज आएगा कंफर्मेशन के लिए कि आपके मोबाइल पे OTP आ गया, या फिर अगर आप मोबाइल ना देना चाहें तो आपके ईमेल आईडी पे OTP आ जाता है। जी। तो बैंक आपसे दोबारा परमिशन मांगता है ये प्रूव करने के लिए कि ये सच में आप ही हैं जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ये मानता है कि आपका मोबाइल और आपका ईमेल आईडी सिर्फ आप ही एक्सेस करते हैं जी। कोई और ये एक शेयर्ड मोबाइल या शेयर्ड ईमेल आईडी नहीं है। तो क्योंकि सिर्फ आप ही उसे एक्सेस करते हैं तो बैंक ये मानता है कि उसके ऊपर OTP भेजना सेफ है, और उसके ऊपर जो OTP आएगा वो जब आप उस एप्लीकेशन में या उस ट्रांजैक्शन में डालेंगे तो वो भी सेफ मानता है, और वो फिर उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देता है। जी जी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कई बार होता है अंशुल जी कि फ़ोन जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो कई बार होता है कि जब हम ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे वाईफाई होता है, तो सोचते हैं क्यों अपना नेट खर्च किया, है ना, और फिर वही आदत हमें पड़ जाती है। मतलब जैसे ऑफिस से बाहर भी निकले तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब जहाँ से भी हमें मतलब फ्री में मिल जाता है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए तो कर लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इसी से ही जुड़ा
हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि ऑनलाइन बैंकिंग को किसी भी अनजान वाईफाई पासवर्ड या नेटवर्क का उपयोग करने से जुड़े नुकसान क्या है और ऐसे नेटवर्क पर अपने खातों तक पहुंचने का क्या सावधानियां बरतनी रखनी चाहिए, मतलब क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जी, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो ज़रूर होगी। हाँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ फ्री तो मिलती नहीं है कभी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो आप बहुत सोच समझ के फ्री में मिली हुई चीज़ का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब पैसों की बात है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तो हमने बात की, पर वो तो जो बैंक या इंटरनेट या ऑनलाइन सर्विसेज हमसे मांगती है, पर हमारे क्या जिम्मेदारी है अपने आप को सुरक्षित रखने की। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पब्लिक प्लेस में करना अवॉइड करें, स्पेशली अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो दैट्स ओके, बट अगर आप अपना बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका मतलब आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ रहा है, आपको अपना CVV नंबर डालना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें आप ऐसे ध्यान में रख के करें कि मेक श्योर कि कोई आपकी स्क्रीन देख ना रहा हो। जी जी, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन ऐसे पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करनी है, आपको अपना पासवर्ड बचा के रखना है। तो आप ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे आप क्लियरली विजिबल ना हो, कैमरे की रीच में ना हो। ठीक है, तो इससे आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं जी। तो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है आपका पर्सनल मैटर है, तो इसको आप किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, बस में जा रहे हैं, अगर आपको फ़ोन आ गया कि आपको, जैसे कि आपने मुझे बताया कि एक सिनेरियो हो सकता है, इसमें आपको फ़ोन आ गया, आपके किसी रिश्तेदार को मदद की ज़रूरत है, तो आप वेट करें। आप उनको बोलें कि भाई 15 मिनट रुक करके मैं ये ट्रांजैक्शन करता हूँ, अभी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन करना शुरू करते हैं, बीच में नेटवर्क उड़ जाता है। तो हमें एक स्टेबल स्थिर जगह पर जा करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क है, जहाँ पर हमारे पास जगह है, हम ये देख सकते हैं कि कोई और हमारे फ़ोन में नहीं देख रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी खुद मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब आपको ऑनलाइन का फ़ायदा उठाना है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, लेकिन उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से अंशुल जी बता रही हैं हमें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पब्लिक वाईफाई की आपने बात की। पब्लिक वाईफाई में जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो बहुत सारे आपको जब आप अपना ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन करते हैं तो आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं वाईफाई ज्वाइन करने के, ब्लूटूथ ज्वाइन करने के, जब आप किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं। आपको अपना डिसेबल्ड रखना चाहिए फ़ोन में कि ऑटोमेटिकली आपका ब्लूटूथ और आपका वाईफाई कहीं पर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो आपको हमेशा पूछना चाहिए कि क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपके फ़ोन में सेटिंग होती है जिसमें कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब भी कोई पब्लिक वाईफाई आ रहा है, आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसमें कि वो आपको पूछे येस या नो। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी है, कोई इमरजेंसी है, तभी आप पब्लिक वाईफाई ज्वाइन करें और अवॉइड करें कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या कोई पैसे इधर उधर लेन देन करना उस टाइम पे। जी जी। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है अगर हम दूसरा वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो क्या हमारी डिटेल चली जाएगी या क्या होगा, क्या दिक्कतें आ जाएगी उस बंदे के पास? कई बार ऐसा होता है कि आप पब्लिक वाईफाई जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कई लिंक्स की रिक्वेस्ट आती है। आप पब्लिक वाईफाई समझ के भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वो हो सकता है कि किसी फ्रॉडस्टर का लिंक हो, कोई स्कैम का लिंक हो। आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है। अब जो वायरस आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन में जा सकता है, आपके पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपकी नॉलेज के बिना। वो वायरस आपके मैसेजेस पढ़ सकता है। तो जब आपको OTP आ रहा है तो वो जो प्रोग्राम आपके, जो वायरस आ गया आपके मोबाइल में, वो आपके मैसेजेस पढ़ के OTP जान सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं और रोज़ नए नए केसेस सामने आते हैं। सो बेटर है कि हम अपने एंड पे अपनी सुरक्षा खुद ही रखें और इस तरह के अननोन लिंक्स को या अननोन वाईफाई को एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ध्यान रखना होगा, फ्री के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, कभी ऐसा ना हो फ्री के चक्कर में और आपके पैसे इतने चले जाएं कि आपको फिर पछताना पड़े बाद में कि ओफ, इसको तो ना ही मतलब इस्तेमाल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है बातचीत प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं मैकवरी से अंशुल जी और ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और अग्रसर के सहयोग से। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग और उसकी सुरक्षा के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं सर? जी मैं साथी बोल रहा हूँ।
क्या नाम बताया सर? जी साकिब। साकिब जी साकिब जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये गुरुग्राम शक्ति पार्क। अच्छा जी, बताइए सर क्या सवाल है आपके? मैम अगर हम फोन पे चलाते हैं यूपीआई जैसे पेमेंट और हमारा फोन गुम हो जाए इस ऐप में, तो हमारी क्या सेफ्टी कर सकते हैं उसके लिए? जी मैम। बिल्कुल शाकिब जी, तो जब आपके फ़ोन में यूपीआई इनेबल्ड है तो आपने उस यूपीआई में एक पासवर्ड भी लगाया होगा, यस मैम। है ना? तो उसमें एक तो आप अपनी यूपीआई की लिमिट सेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट आप अपने बैंक में जाके ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, आपके यूपीआई में पासवर्ड होना चाहिए जो कि आप किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरा ये कि जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि आप अगर आपका आईफोन है या कोई और फ़ोन है जो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है तो आप लैपटॉप के थ्रू उसको डिसेबल कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं बता रही थी वो ये होता है कि आपको उसकी कंप्लेन करानी होती है। अगर आपको ये लगता है कि उस ड्यूरेशन में आपके बैंक से पैसे निकाल लिए गए हैं, जो आपका फ़ोन चोरी हुआ है उससे, तो आपको फ़ौरन अपने बैंक को कॉल करना चाहिए और ये रिपोर्ट करनी चाहिए। आप अगर ट्रांजैक्शन होते ही अपने बैंक को रिपोर्ट कर दें तो काफ़ी बैंक्स की पॉलिसी होती है कि आपको फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन पे रिफ़ंड मिल जाता है। अच्छा। लेकिन मैम यहाँ पे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि मतलब फ़ोन तो गुम ही हो गया है, तो फ़ोन तो कैसे करें? क्या हमें बैंक में ही जाना पड़ेगा? हाँ, आप किसी और के फ़ोन से फ़ोन कर सकते हैं, लाइक बैंक की जो हेल्पलाइन होती है उसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन डिसेबल करा सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप एक इंस्ट्रक्शन छोड़ सकते हैं कि इतने ड्यूरेशन में मुझे बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, या फिर आपका कोई कार्ड एसोसिएटेड है तो अगर कार्ड चोरी हुआ है तो कार्ड पे ट्रांजैक्शन डिसेबल करा सकते हैं, या फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं तो बैंक उसको इन्वेस्टिगेट करता है और मोस्ट प्रॉब्ली जब वो इस्टेब्लिश कर लेता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है तो उसको रिफ़ंड कर देता है। जी। और बताइए सर, और कुछ पूछना चाहेंगे? उसमें मैम गलत पेमेंट हो जाए उसके लिए क्या है? सर, जब गलत पेमेंट हो जाती है बट जो पेमेंट आपने की है तो उसके लिए तो फिर आपको जिसके साथ आपने पेमेंट की है उसके साथ में इशू रिजॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं होती है, राइट ना, और ये स्कैम भी नहीं होता है। तो अगर कोई गलत फहमी के अंदर पेमेंट हो गई है तो फिर आप उसी को रीच आउट करें जिसके साथ में आपने ट्रांजैक्शन किया है, और ये फिर आपको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए साकिब जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत में। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? मैम रवि बात कर रहा हूँ। जी रवि जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, सेक्टर 18 से। जी रवि जी, बताइए सर क्या सवाल है आपके? अच्छा मैं जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए यूपीआई के माध्यम से हमसे गलत यूपीआई में पेमेंट हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यूपीआई पेमेंट रवि जी वैसा ही है जैसा कि कोई और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जी। तो अगर आपकी यूपीआई पेमेंट गलत हो गई है, मतलब इट्स नॉट अ स्कैम, ये कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने जिसको पेमेंट की है आपको उसको कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है तो वो आपको रिफ़ंड कर देगा, राइट। अगर जो जिसको भी आप रीच आउट करें, जिसको आपने पेमेंट की है, आपको उससे बात करके रिजॉल्व करना चाहिए। ओके मैम, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना एक बार 5,000 रुपए गलती से किसी और के अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से चले गए थे, तो उसमें ना मेरी बैंक ने कुछ सहायता की और ना ही जिस यूपीआई के सोर्स से मैंने थ्रू किया था उसने कुछ सहायता की, तो मेरे आज तक वापस नहीं आए पैसे। जी, इसमें आपकी बैंक सहायता इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बैंक इस्टेब्लिश कर लेता है कि इसमें ना कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। सिर्फ फ्रॉड वाले केसेस में बैंक आपकी सहायता कर सकता है, पर जो गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, ये दो पार्टीज जिनके बीच में ट्रांजैक्शन है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जी जी जी। तो इस केस में अगर हम उस व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं उसी केस में हमारा समाधान हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। ओके मैम, थैंक यू रवि जी कॉल करने के लिए। जी, तो दोस्तों मैं नंबर बता रही थी आपको, तो नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ। दूसरा नंबर होगा 98
93551078, यानी कि 9873551078। यहाँ पे मैम जैसे अभी इन दोस्तों ने सवाल किया है तो एक मैसेज हमारे पास आया अभी भी कि एक बंदे ने बताया था कि मेरे बैंक से कुछ 10 लाख के आसपास पैसे मतलब ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा। अभी एक श्रोता और जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं? शंभू जी बोल रहे हैं। जी शंभू जी, सवाल कीजिए सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? चकरपुर से बोल रहे हैं मैम, तार मॉल के बैक साइड गांव है ना चकरपुर। हाँ जी, चकरपुर से। जी सर, तो बताएं सर क्या सवाल है आपका? कह रहे नहीं मैम कि जैसे आजकल मोबाइल का जो सिस्टम चला रखे हैं, जो टैक्सेशन वाले जो लेन देन का है जी, इसमें तो कभी तो मैं देखा हूँ कि अभी फिलहाल की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन की बात है। एक लड़का ऐसे ही पतले दुबले कर रहा था, इसी से खाना खाया था, बोला भाई ये इतना का खाना खाया तो नहीं इतना करना, तो बोला कर देता हूँ। और इसके एक पीछे एक लड़के देख रहा था, मैं भी यहीं खड़ा था, थोड़ा सा आगे पीछे खड़ा था, मैं भी खाना खा रहा था इसका। और ये क्या किया, इसको ट्रांजेक्शन करने दिया, इसके बाद इसका मोबाइल ऐसा झपटा मारा और मोबाइल लेके फरार हो गया वो बैग पे। मोबाइल ही लेके ये बंदा ये रोने लगा बेचारे, और कोई हेल्प इस टाइम नहीं किया इसको, कोई भी हेल्प। यहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे थे, मोटरसाइकिल का नंबर भी देख सकता, मैं तो खाना खा रहा था, इसका मोटरसाइकिल आगे लगा रखा था और भाग के गया, मोटरसाइकिल पर एक बंदा बैठा हुआ था और वो जाके बैठा और चल दिया। मैं जब तक मैं हाथ धोया और गया, देखा मैंने, बोला भाई किधर गया देखते हैं। एक लड़का मेरे साथ भी था, बोले यार रो रहा है, देख इसको थोड़ा हेल्प कर दे। मैंने चल भाई देख लेते हैं, हाथ धोया और मैं दोनों, मेरा दोस्त और मैं, जब तक भाग गया। और यहाँ पे आदमी लोग बहुत सारे देख रहे थे, लेकिन इसको बेचारे दुबले पतले कोई इंसान को कोई भी नहीं हेल्प किया कि इसको मोबाइल ले गया। 10-15 हजार का मोबाइल भी होगा इसका, पूछा तो बोला भैया हाँ इतना खरा है, 10-15 हजार का मोबाइल था, इसको कोई भी नहीं हेल्प किया। बताइए, ऐसे इतने बड़े शहरों में, गुड़गांव में ऐसे हो रहे हैं और कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करते। बताइए जी, ये होना चाहिए मैम, बताइए। तो शंभू जी, मतलब आपका सवाल ये है, एक तो उनका फ़ोन चला गया है ना, दूसरा हो सकता है उन्होंने फ़ोन में कितने पैसे उसके फ़ोन से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तो उसके बारे में ही अभी अंशुल जी आपको बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। जी बिल्कुल जी, ऐसे केसेस में जहाँ पे फ़ोन चला जाए और उसमें ऐप्स हैं और उसमें पैसे भी हैं, पहली बात तो फ़ोन की चोरी के लिए उनको FIR दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। जी, और बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके पहली बात तो अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके वो अपने जो ट्रांजैक्शंस है वो डिसेबल करा सकते हैं कि अब मेरे बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन ना हो, क्योंकि पासवर्ड जो है चोर को पता चल गया है। और उनके पास में वो उनको ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस ड्यूरेशन में जितने भी, जब से चोरी हुई है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो फ्रॉडुलेंट है, तो उसकी भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं और पुलिस में भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो है ही मैम, वो तो है, लेकिन एक तो इंसान को तो होना चाहिए, मनुष्य में जैसे इंसान हो, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज और जेंट्स तो बनाया ही भगवान ने बनाया ही, नहीं होता तो फिर आगे कैसे होगा। लेकिन इसको ये सोचना चाहिए, बंदा यहाँ खड़ा है और इसके सामने झपट के ले गया मोबाइल, वो चाहता तो दो चार नहीं 10 खड़े थे, बताइए, और इस टाइम हाथ ले गया, मोटरसाइकिल पे बैठा और इसके बाद चल दिया। देखा लोग वहाँ अंधा थोड़ी था, अंधे नहीं थे, देख रहे थे, लेकिन कोई हेल्प नहीं करने के राजी थे। बताइए, ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान को। हम तो यही कहते हैं कि जो भी देखा है वो गलत है और ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जी जी शंभू जी, क्या गलत बोल रहे हैं तो मैं बताइए कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं। हम तो खाना खा रहे थे इसीलिए मैं जा नहीं पाया, नहीं तो इसको तो हम दोनों दोस्त पकड़ लेते ना, तो साल को इसको इतनी पिटाई पहले मैं करता, इसके बाद मैं पुलिस में देता, गुड़गांव के पुलिस के, तो बाद में मैं देता इसको। फिर अनिल जी से मैं पहले फोन करता, चकरपुर में अनिल जी हैं जिनके मैं रहता हूँ, तो इनको पहले फोन करता, मौजूद सर ऐसी बात है और ये आपके इलाके में इधर ही ज्यादा हो रहे हैं गुड़गांव की तरफ, और इसको ये बंद करवाइए, ऐसे पुलिस ड्रेस में नहीं दीजिए, बिना ड्रेस को दीजिए, और ऐसे जो करते हैं ना इसको सीधा फांसी की सजा दीजिए।
यहाँ पे शंभू जी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखो, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, है ना। कानून अपने हाथ में कानून में हाँ, एक मिनट सर, आपने बात कही, हमने सुनी ना, आपने बात कही, हमने सुनी। अब हम बोलते हैं तो आप थोड़ा सा सुनिए, है ना। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। हाँ जी, देखो, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। कानून इसीलिए बनी है ना कि मतलब हम सबको अपने हक मिल सके और जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठा सके, है ना। बिल्कुल। तो जैसे अभी अंशुल जी ने बताया कि अगर फोन चोरी हो जाता है तो उसके लिए FIR दर्ज कराना चाहिए। वो लेके भग गया। देखो, आपने भी कोशिश की ना, आपने सोचा कि हम उनकी हेल्प करेंगे, नहीं कर पाए आप। वहाँ पे शायद आप जैसे और बंदे भी सोच रहे हो कि आप उनकी हेल्प करें, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो अब क्या करना होगा, वो आगे का इन्होंने बताया आपको कि उस बंदे को FIR दर्ज करानी चाहिए कि उसके फ़ोन से कोई कुछ गलत ना करे, क्योंकि उस फ़ोन से कुछ गलत भी कर सकते हैं वो, है ना। और उसको बैंक में भी जाके पता करना होगा कि जी मेरे खाते से कोई पैसे ना निकले, ऑनलाइन जो अकाउंट है उससे पैसे ना निकले क्योंकि मेरा फ़ोन ही चोरी हो गया है। तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं वहाँ पे करने की, ना कि हमें मार पिटाई करने, क्योंकि उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला है ना। नहीं, मार पिटाई तो इसलिए करते मैम कि वो गलत कर रहा है किसी का। हाँ, वो ठीक है, गलत कर रहा है, लेकिन उसके लिए कानून बना है ना। जो पुलिस वाले हैं वो उसको पकड़ेंगे, है ना। फिर जो सजा देनी है कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, है ना। वो तो है, ठीक है। आपको ऐसा गलत नहीं करना कि फिर वो बात आपके सिर पे आ जाए, है ना। फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, आपके बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बेचारे रो रहा था और कोई दुबला पतला वो तो देखो हमारे आपके साथ भी ऐसा कुछ होता तो हमें भी दुख होता है ना। तो वही ना, किसी इंसान को तो दुख होता है, रो रहा बेचारा। फिर मैंने इसको फिर समझाया, फिर देखा तो चला गया, निकल गया बैंक से। अब कहाँ गए तो पता नहीं। फिर इसको समझा बुझाया, फिर इसको घर पे फोन करवा दिया, बोला ऐसी सी बात है भाई, इसको यहाँ पे है, वो आप ले जाइए। और वो बेचारे रोना तो बंद ही नहीं कर रहा था। कह रहे अब क्या करेंगे, हमारा तो सौरे लूट गया, ये कर रहा वो कर रहा, बोल रहा है। चलिए सर, आपने उसकी हेल्प तो की ना, कि उसके घर फोन करा दिया, उनके बंदे ले गए। तो जितनी आप हेल्प कर पाए आपने की, और आप अच्छी बात है कि आप मदद करने के लिए आगे आते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये आपसे कहना चाहेंगे कि जल्दबाजी में होके कभी भी कानून को हाथ में मत लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी फिर, है ना। इसलिए आपको गलत नहीं करना है। हाँ, आपको गलत नहीं करना है, आपको मार पिटाई नहीं करनी है, आपको गुस्सा नहीं लाना है। गुस्सा अपनी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है और दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, थैंक यू शंभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो सभी से दोस्तों ये कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करना कभी भी कि कानून को हाथ में नहीं लेना है ना। आप मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 202। हेलो, जो भी श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, प्लीज उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। दोस्तों, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में। तो जो भी आपके सवाल हैं, आप सवाल जरूर कीजिएगा। और अगले श्रोता फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। मेरा नाम अरुणा है मैम, मैं सरावल सेक्टर 18 से बात कर रही हूँ। जी अरुणा जी, आप सवाल कीजिए। मैम, मेरा ये सवाल है कि नेट बैंकिंग के थ्रू अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हम कैसे लोन लें और लोन लेने की क्या क्या सुविधाएं उसमें? जी अंशुल जी। नेट बैंकिंग के थ्रू आपका सवाल अगर मैं समझना चाहूँ तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू लोन लेना चाहती हैं? जी बिल्कुल। ऑनलाइन अगर हम लोन लेना चाहते हैं मैम, तो ऑनलाइन लोन लेने की प्रक्रिया क्या है और हम कैसे लोन लें? जी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं नेट बैंकिंग के लिए। आपके पास में नेट बैंकिंग की एक्सेस है आपके बैंक अकाउंट की, आप उसमें लोन अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपके बैंक आपको वो सुविधा प्रदान करते हैं जिसमें आप ऑनलाइन जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर पाएँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ लोन ले सकती हैं। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में जो EMI होती है वो आपकी तय हो जाती है, जो आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू हर महीने पे करनी होती है। पर उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपका इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाएगा, और वो बैंक टू बैंक पे डिपेंड करता है। जब आप
ऑनलाइन जाके अपना लोन एप्लीकेशन फिल कर देंगी, उसमें आपको कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और जब वो लोन ऑफिसर से आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तभी वो लोन अमाउंट आपको डिस्पर्स होगा या आपके अकाउंट में आएगा। जी ओके मैम। मैम थोड़ा मुझे इसमें और कंफर्म करना था कि जो लोन ले सकते हैं जैसे किन किन चीजों में से पढ़ाई के लिए भी है, क्या क्या सुविधाओं के लिए लोन है इसमें? सॉरी, मतलब ऑनलाइन लोन हम किन किन कामों के लिए ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन लोन एक तरह का सेम लोन है जो आप बैंक में जाके ले सकते हैं। तो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास में आपका खाता किस बैंक में है और वो किस किस चीज़ों के लिए आपको लोन दे रहे हैं। सो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है, पर मेरे ख्याल से जो ये डिटेल जानकारी है आपको अपने बैंक को कॉल करके लेनी चाहिए। ओके मैम, धन्यवाद। जी धन्यवाद अरुणा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। ओके मैम, ओके मैम। तो दोस्तों आप भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि 11:30 बजे तक चले। प्रोग्राम का नाम है बातचीत और हमारे साथ है मैक्वरी से अंशुल जी। आप भी कॉल कीजिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और अपने सवाल कीजिएगा कि ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और किस बारे में आपके सवाल हैं। क्या आप सुरक्षा जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कॉल कर सकते हैं। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैम नमस्ते, मैं कविता गांधीनगर से बोल रही हूँ, गुड़गांव। जी कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है बातचीत प्रोग्राम में गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। कहिए क्या सवाल है आपके कविता जी? मैम मेरा सवाल है, जैसे मैं आधार कार्ड से पैसे निकालती हूँ, कई दफा हो जाती है भाई, जल्दी पड़ जाती है तो बैंक नहीं जा पाते, हम आधार कार्ड से जैसे निकाल देते हैं। आजकल दिखा रहता है भाई आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं, तो मैम कितना सेफ है? आधार कार्ड से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आगे जाके? तो आप मुझे एक ये बात बताइए कि आप आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं? मैम जैसे आधार कार्ड दे देते हैं ना, जैसे आजकल एक खोल रहे हैं तो ये जो निकाल देते हैं पैसे, यहाँ से पूछ रहे, जैसे कई दफा बैंक नहीं जा पाते हैं तो इसलिए सेफ के। तो ये AEFS जो एक ऐप होती है उसके थ्रू आप पैसे निकाल पाते हैं ना आधार कार्ड से। और मैं आपके पास में एक पेमेंट ऐप होगी आपके मोबाइल पे या कहीं पे जिसमें आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स मैं तो कीपैड चलाना जानती हूँ, वैसे मैं फोन जानती हूँ ना चलाना, तो ऐसे कई दफा पड़ जाता है कि मैं आधार कार्ड से निकाल लेती हूँ। तो मेरे पिछले 2 महीने हो गए शायद, मेरे को बीच में दिक्कत आ गई थी, पैसे मैं जैसे निकलवाने गई तो हाँ, तो मेरा जो अंगूठा वो मैंने लगा दिया, फिर मेरे पैसे नहीं आए। अच्छा, आधार कार्ड से कैसे पैसे निकालते हैं कविता जी, आप अब बताएं एक बार। मतलब बैंक में जाते हैं या फोन में? जैसे वो हमसे जैसे आधार कार्ड मांगा उन्होंने, तो आधार कार्ड दे, तो फिर मेरे फिंगरप्रिंट दिया था और बैंक का नाम पूछा था। तो उतना तो मैंने सामने से देखा नहीं कि हम तो चेयर पे बैठे थे, सामने वो निकालते हैं तो मतलब आधार पैसे निकाल देते थे, थोड़ा 10-20 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए पे 10 रुपए। अच्छा हाँ, तो ये आप जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो मतलब किसी शॉप पे जाते हैं, है ना? हाँ, जैसे कि अभी काफी कई दुकान खुल रही है कि पैसे निकाल लेते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं, तो ऐसे हमने भी सोचा कि निकलवा लेते हैं, क्या बैंक जाने की जरूरत है। तो मैम मेरा ये सवाल था कि पीछे मतलब जैसे मैंने अंगूठा लगा भी दिया था ना, तो फिर वहाँ मेरे पैसे आए नहीं। अब पैसे नहीं आए तो मुझे दिक्कत ही हुई कि कहते मैंने तो फिंगरप्रिंट भी लगा दिया, पैसे क्यों नहीं आए। अच्छा। तो फिर मैंने एक दिन वेट करा, जो कह रहे जी आंटी मैंने तो आपके पैसे निकाल दिए, लेकिन मैं कह रही भाई मुझे मेरे हाथ में पैसे मिले ही नहीं है, तो मैं क्यों समझू मेरे पैसे मेरे आ गए। तो वो बोले क्या नाम है, नहीं क्या नाम है, आप मैं बैंक आपने वहाँ जाओ जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया। फिर मैं वहाँ पे गई थी, यहीं पे हमारे धर्म कांटे वाली, मेरे उन्हीं ने खोला था खाता। अच्छा। तो वो उन्होंने यही कहा था कि क्या नाम है कि आप क्या नाम आपके यहाँ से तो पैसे तो बैंक ने ट्रांसफर कर दिए हैं आपके। तो मैं कह रही अब बैंक से कर दिए हैं, यहाँ से भी मेरा अंगूठा लग गया, लेकिन पैसे तो मेरे हाथ में आए नहीं। तो वो बोले कि आंटी हमने तो आपके पैसे निकाल दिए। फिर बैंक में गई तो वो बोल रहे थे कि आधार कार्ड में यही कह रहे आधार कार्ड से पैसे मत निकाला करो, आधार कार्ड से दिक्कत हो जाती तो आगे जाके भी दिक्कत होगी। तो मैम मैं यही आपसे समझना चाहती हूँ कि आगे मतलब क्या सेफ्टी है इसकी। देखिए हाँ, तो जो आपके जो जहाँ से आप पैसे निकालते हैं आधार कार्ड से,
वहाँ पे वो आपका बायोमेट्रिक यानी अंगूठे की छाप मांगते होंगे, राइट, और आपका आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं। तो जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं पॉइंट जहाँ पे आप जाकर के से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूजुअली वो बहुत सेफ होते हैं, पर दूसरे बैंकिंग सर्विसेज की तरह कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है, पैसे कट जाते हैं पर आपके पास आते नहीं हैं। तो ऐसे केसेस में आप जहाँ पे आपका जिस बैंक में आपका खाता है, आपको वहाँ पे कंप्लेन करानी चाहिए। तो वो इस मामले को देखेंगे कि आपके पैसे आप तक क्यों नहीं पहुँचे, और अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है तो वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, और वो आपका अगर इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर आपके साथ में कोई स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो आपके पैसे रिफ़ंड भी कर देते हैं। पर आपको इमीडिएटली उसी वक्त जा कर के जब आपको पैसे नहीं मिले, आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आपको वहाँ पर बैंक में जा कर के कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए। मतलब मैम, जो हम जैसे मैं आधार कार्ड से पैसे मतलब निकलवा, इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं निकलवा सकते या सेफ है? निकलवा सकते हैं, सेफ है ये, पर आपको जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सेंटर्स हैं, वहीं पे जाकर के ट्रांजैक्शन करने चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू कविता जी। थैंक यू मैम जी। और सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते सीमा जी, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया, बताइए क्या? जी मैडम को भी नमस्कार। मैं सवाल तो चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि जो ये मैडम बात कर रही थी कि आधार कार्ड में आधार कार्ड कोई खाता है, मतलब बैंक में होता है ये, और क्या इसमें पैसे कैसे आते हैं आधार कार्ड में जो निकाल लेते हैं तो आधार कार्ड से पैसे? हाँ, आपके आधार कार्ड में पैसे नहीं होते, पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही होते हैं, पर क्योंकि सबके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं होती, लोगों को यूज़ करना नहीं आता, पर आधार कार्ड आजकल सबके पास है। तो गवर्नमेंट ने आपका आधार कार्ड वैसे भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए सुविधा करवाई है जिसको हम कहते हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। तो आप बैंक्स के अंदर ये सुविधा होती है, वो आपका आधार कार्ड लेकर के और आपका बायोमेट्रिक जो अंगूठे की छाप या जो भी है वो लेकर के आपका ट्रांजैक्शन आपके लिए कर देते हैं आधार के बेसिस पे, क्योंकि आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। और उसके अलावा भी कई सेंटर्स हो सकते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर जो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। मतलब इसके लिए वहीं पे जाना पड़ेगा हमें? आपको एक बार रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना बायोमेट्रिक वहाँ पर। नहीं, रजिस्टर तो होगा मान लो, लेकिन जब भी हमें पैसा चाहिएगा तो उसके लिए हमें बैंक जाना ही पड़ेगा या हमें किसी और सेंटर पे जाना पड़ेगा, तभी होगा? बिल्कुल, है ना। ऐसे जैसे हम घर बैठे अगर हम नेट बैंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, ऐसे नहीं होगा ना वो अभी सब जगह इनेबल्ड नहीं है, बट आई थिंक गवर्नमेंट के प्लान में है। पर अभी तक तो हमने कहीं पे भी नहीं देखा है कि आधार कार्ड के थ्रू जैसे ऑनलाइन रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हो। जी 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 ठीक है मैम, अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप लोग। थैंक यू। लगा कि मेरे को नहीं था, ये डाउट हुआ मुझे भी आधार कार्ड में पैसे कहाँ आते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं। आपने सोचा आधार कार्ड की बैंक की कॉपी भी जुड़ गई उसमें? हाँ, वो तो जुड़ी हुई है काफी दिनों से, जैसे वो तो है अकाउंट नंबर और ये फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर सब एक ही हो रहे हैं, सब मिले हुए हैं। जी जी, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, है ना। हाँ, सब जुड़े हुए हैं, पैन नंबर सब लिंक हो रहा है आपस में, ये सब जुड़े हुए हैं। जी जी, तो इसी से हम घर बैठे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, है ना। और ऐसे ही चोर भी घर बैठे अपना चोरी कर लेते हैं। जी जी, मतलब कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान भी हैं। जी, थैंक यू सीमा जी जुड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इतने जागरूक हैं कि सवाल पे सवाल आप किए जा रहे हैं। ऐसे ही सवाल कीजिएगा, क्योंकि कुछ हमारे श्रोता ऐसे भी होंगे जिनके पास मन में सवाल होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो आप सवाल करेंगे तो शायद उनके सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो कॉल करने के लिए नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, फटाफट से कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 98 73 55 1078। तो कॉल कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
हाँ नमस्ते दीदी, मैं देवीलाल से प्रिया बोल रही हूँ। जी प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। कहिए प्रिया जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जीरो बैलेंस के खाते से क्या लाभ हो सकता है? जीरो बैलेंस के खाते से, चलिए हाँ। जी अंशुल जी बताएंगे आपको। जी, ज़ीरो बैलेंस के खाते पे एक तो पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ज़ीरो बैलेंस खाता है? हाँ दीदी। क्या आपके पास में एक ज़ीरो बैलेंस का खाता है? हाँ वो सब है। जी, तो उसके काफ़ी लाभ हो सकते हैं। जैसे कि पहली बात तो यही है कि आपका एक बैंक में एक अकाउंट खुल जाता है, जो कि बहुत बैंक्स जो होते हैं उसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको एक मिनिमम बैलेंस यानी कि एक कुछ पैसा उसमें आपको रखना ही पड़ता है, वरना आप उस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है, तो पहला तो आपका ये होता है कि आपको एक बैंक का खाता मिल जाता है, जो कि आप बहुत जगह पर उसको एज अ प्रूफ भी यूज़ कर सकते हैं आप बहुत सारी एप्लीकेशंस में। दूसरा आपको एक तरीका मिल जाता है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस बैंक से। ठीक है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिलता है। ज़ीरो बैंक खाते का ये भी होता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि कोई पैसे का लेन देन करते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ज़ीरो बैंक खाता जो होता है बहुत ही इजीली आप ओपन कर सकते हैं उसका अकाउंट का। जैसे जीरो बैलेंस पे कितना लोन मिल सकता है? ये तो आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है ज़ीरो बैलेंस पे। पर जो भी आपको लोन मिलेगा वो यूजुअली जो दूसरे लोन कैटेगरीज होते हैं उससे कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। थैंक यू जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। तो अच्छा लग रहा है कि और वैसे भी एक तरह से ये भी हो जाता है कि इतने सारे फ़ायदे तो अंशुल जी ने बता दिए जीरो बैलेंस के खाते से, और एक गुल्लक की तरह भी मिल जाता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारा अकाउंट खुल गया है बैंक में, तो वहाँ पे जाके जो बैंक अधिकारी वो हमें बताने लगते हैं कि मैडम थोड़े बहुत पैसे भी बचाने शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत डालेंगे इसमें तो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, है ना। तो हमें अपने पैसे इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं होती कि जो हम रखते हैं कि चलिए यहाँ पे बैग में रख देते हैं, यहाँ पे छुपा के रख देते हैं, तो फिर आप बैंक में जाके उस पैसे को जमा कर देते हैं और सब जब सामने नहीं दिखेगा तो शायद खर्च भी कम होगा। बिल्कुल। तो ये एक बचत भी हमारी हो जाती है कि हम एक शुरुआत तो करें कम से कम कि अपना खाता तो खुलवाएं, उसके बाद में पैसे भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्त सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल होगा अंशुल जी कि उपयोगकर्ता यानी यूजर खाते के लेन देन की निगरानी करने और किसी भी संदेहजनक लेन देन का तुरंत पता लगने के लिए लेन देन सूचनाएं और अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं? देखिए, जब आप पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास में वो कार्ड आता है, उसके साथ में आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप उसको जा कर के कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। और जब वो आप करते हैं उसमें हमेशा आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि आप अपना उसमें अलर्ट्स ऑन कर दें, नोटिफिकेशन। जब भी आप अपने उस अकाउंट से या अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो आप उसको कभी डिसेबल ना करें, आप उसको हमेशा इनेबल्ड रखें। उसमें पासवर्ड सेट करें। तो जब आपके पास पासवर्ड आएगा, OTP आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप हमेशा अलर्ट रहेंगे कि आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है। और अगर वो आपके बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आपको अपना फ़ोन बैंकिंग का नंबर या RBI का जो कंप्लेंट नंबर है वो सब भी आपको अपने पास में फ़ोन में स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द अगर आपने वो अकाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप एक कंप्लेंट रजिस्टर करा सके अपने बैंक के साथ या फिर हेल्पलाइन। जी, और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? जी, श्रीपति बोल रहा था मैम, सिकंदरपुर से। जी श्रीपति जी, कहिए सर, क्या सवाल है? बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, मेरा एक बार पैसे कटे थे तो उसमें मतलब रिटर्न नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए। हाँ जी, तो मेरा वो रिफंड नहीं हुआ। पैसे कट गए थे मतलब आपने सर कुछ तो किया होगा ना जो पैसे कटे, ऐसे तो नहीं? एक्चुअली मैं एक वॉलेट में रिचार्ज कर रहा था तो मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और वॉलेट में आए नहीं। तो सर आपने उसकी कंप्लेन कराई है बैंक के साथ में? नहीं, कंप्लेन तो नहीं कराई थी मैम।
हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो अब आप अपने बैंक के साथ में कंप्लेन कराएं कि आपको मतलब आपने अपने वॉलेट को रिचार्ज करे थे, आपके अकाउंट में से पैसे कट गए पर वॉलेट में ऐड नहीं हुए। जी जी जी, तो वैसे तो ऐसे केसेस में 2 से 5 दिन तक का टाइम होता है, जबकि आपके बैंक अकाउंट में वापस से आपका जो अमाउंट होता है वो आ जाता है। पर अगर इन केस ये नहीं आया है तो आप अपने बैंक के साथ में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं और उनको बताएं कि केस क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्योंकि ये कोई फ्रॉड स्कैम का नहीं है, आपके अकाउंट से आपके वॉलेट में ही जा रहा था, तो वो देखेंगे कि वो पैसा जो है वो कहाँ है, क्लियरिंग में है, कहाँ पर अटका हुआ है, और अगर तो वो आपको रिजॉल्व कर देंगे। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया था वो कहीं गलत तो नहीं हो गया है, किसी और के वॉलेट में तो पैसे ऐड नहीं हो गए। ठीक है। तो श्रीपति जी आपसे कहना चाहेंगे थोड़ा तो जागरूक होना पड़ेगा, है ना, तभी बात बनेगी, है ना, नहीं तो पैसे अलझे ही रह जाएंगे सर। एक्चुअली वो बहुत पहले तब ऑनलाइन बैंकिंग इतना एक्टिव नहीं था, तब की बात है, अराउंड 8-10 साल हो गए जी। तो अभी तो इधर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। जी जी जी, तो अभी करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो सर, बहुत ही अच्छी बात है जी। और आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें, थैंक यू सवाल करने के लिए। थैंक्स मैम। जी जी जी। ओके। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार हमें रोक लेती हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम उन चीज़ों से ना घबरा के हम नई चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। जैसे कि श्रीपति जी, है ना, थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी हुई लेकिन फिर भी अपने मतलब आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है। तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान भी रखिएगा जी। यहाँ पे हम अगला सवाल करने से पहले नंबर बता देते हैं दोस्तों को। दोस्तों अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा। 11:17 हो चुके हैं, यानी कि अभी 13 मिनट बाकी है हमारे पास आपके सवाल जानने के लिए और आपके सवालों के आंसर देने के लिए। नंबर होगा 88 00 47 50 80 98 73 55 10 78 9873 55 1078 जी। अंशुल जी, अगला सवाल होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचते समय उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनको सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन अभ्यास क्या है, और थोड़ा उदाहरण देके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये सबसे पहला तो यही है जो कि हम अभी इतनी बार बात कर चुके हैं कि हमें एक पासवर्ड रखना चाहिए हमारे स्मार्टफोन या लैपटॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी जी। और जहाँ तक हो सकता है वो पासवर्ड सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि फैमिली में या फिर अगर शेयर्ड लैपटॉप है जी तो हो सकता है कि पासवर्ड शेयर्ड हो, बट स्मार्टफोन का तो आपको अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे स्मार्टफोन में हमारी सारी आइडेंटिटी होती है, हमारे सारे आई कार्ड्स होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, पैसा होता है, बैंक की एप्लीकेशन होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और लेयर आप बिल्ड कर सकते हो जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो बैंकिंग के एप्लीकेशंस है उसके ऊपर भी आपको एक पासकोड लगा के रखना चाहिए। तो जब आप उसमें लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर आप एक सेपरेट पासवर्ड डाल सकते हैं और वो पासवर्ड आपके स्मार्टफोन वाले पासवर्ड जैसे ना हो। मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आपका बैंक का पासवर्ड हमेशा अलग होना चाहिए, वो किसी और पासवर्ड से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए ताकि कोई गेस भी ना कर पाए जी। तीसरा ये है कि आप OTP, कभी भी आपको कोई कॉल आ रहा है और वो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहा है, CVV नंबर मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर या फिर कोई OTP आया आपके फ़ोन पे वो मांग रहा है, ये सारी बातें कभी भी आपका कोई बैंक आपको कॉल करके आपसे नहीं पूछेगा, कोई भी आपसे नहीं पूछना चाहिए। तो आप ये नोट करें कि ये सारी बातें आप किसी को भी फ़ोन पे ना बताएं। जी जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते JK टेलर जी, कैसे हैं सर? अभी ठीक हूँ, बढ़िया। और आपके साथ जो बच्चे हैं उनको भी नमस्कार जी। जी जी नमस्ते जी। और मेरा तो जी इस पर के सवाल से मैं देखता फोन का इतना युद्ध ना करता। अच्छा। हाँ, ना किधर की है तो लेना ना देना जी। अब जो आप जानकारी दे रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर कुछ तो फायदा होता होगा ना, कभी कभी तो लगता होगा ना कि चल इस काम के लिए तो जाना पड़ता था, अब तो ये मतलब बच्चे कर देते हैं, आप नहीं करते लेकिन कई बार बच्चे कर देते हैं, तो लगता होगा ना कि इसका फायदा हो गया। कुछ तो ऐसे मतलब काम होते ही होंगे घर में। बिल्कुल। अब मैं तो एक तपाजा लग गया थी मैंने कि मैं पैसे जमा करवाओ या कटवाओ तो उसका मैसेज आ जाए। अच्छा अच्छा।
हाँ तो ये मन तो पढ़ना ना आवे बालका से वो घंटी सी बात जब बुझ लूं के है बता दे कि भाई बैंक में तो इतना गया है इतना आया है। जी जी जी। हाँ तो उसकी तो जानकारी मिल जाए हमने जी। और दूसरा एक वो थोड़ा फील मत करियो पर जो जीरो बैलेंस का है ना जी। हाँ जी। जब तक मेरी जानकारी है तो ये पहले खाते नहीं खुल रहे थे क्यों उसके लिए 1500 रुपए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए थे जी। तो जब ये खाते भाई जीरो बैलेंस से जो स्कीम आई खुलने शुरू हो गए और जब ये खाते इतने खुले और दूसरा जीरो बैलेंस में आपके खाते में जो भी पैसा है आप पूरा निकलवा सको और जो वैसे खाते हैं तो उनमें कुछ लिमिट है जैसे किसी में 500 की है कि हमें 1000 की है कि हमें 5000 की है उतना पैसा अपने रखना ही रखना पड़ेगा छोड़ने पड़ते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल जीरो बैलेंस में आप पूरा निकलवा सको। हाँ जी सही जानकारी दी सर आपने बिल्कुल सही। हाँ जब तक मैंने थोड़ा बहुत भाई चलो कि ऐसे नॉलेज मिल जाए है जी सर। जीरो बैलेंस वाले में से हम सारे पैसे निकलवा सकते हैं और अगर हम वैसे पैसे दे के खाता खुलाते हैं तो उसमें कुछ पैसे छोड़ने पड़ते हैं हमें हम खाता खाली नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। अगर आप निकलवाओगे मान लो आपके खाते में 10,000 रुपए हैं और आपने 10,000 का या उससे कुछ का कम भर दिया तो बैंक वाले मना कर देंगे भाई इतना तो खाते में रहेगा इतना निकलवा सको आप। हाँ इतने पैसे नहीं निकलवा सकते चाहे आप चेक भरो या फिर खुद। हाँ जी बिल्कुल जी नहीं निकलते हैं। हाँ जी सर जी। हाँ और ठीक है जानकारी दे रहे हो भाई भी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और एक बात की याद आ गई छोटी सी। हाँ बताओ सर। एक भाई वो सिम्मा आई की घने दिन में बात सुनी ना तो जब ध्यान आ गई। अच्छा। सिम्मा सब्जी लेने चली गई। अच्छा। कि वो सब्जी की रेडी वाले धोरे पहुंची तो ऐसा सूत बैठा वो सब्जी वाला जो है उस पर पानी के छिट्टे मारने शुरू कर दिए उन्हें। अच्छा। सिम्मा खड़ी खड़ी देखे गई वो छह जो पर छिट्टे मारे गया पानी के सिम्मा तो ना डटा गया जी। बोली भाई ये होश में आ गई हो तो तोल भी दे। अच्छा ठीक है सर ठीक है। जी जी जी। चलो जी ओके धन्यवाद जी। थैंक यू सर हंसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी की टेलर जी। जी तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में और बात कर रहे हैं कि उसकी सुरक्षा के बारे में। तो फिलहाल 11:23 हो चुके हैं। आज है 16 अगस्त 2023। अगला सवाल कर लेती हूँ। अंशुल जी आगे जानना चाहेंगे कि कैसे पक्का करें कि ऑनलाइन लेन देन सुरक्षित है और अगर कोई हैक कर ले या हमारा मोबाइल खो जाए तो खुद को कैसे सुरक्षित करें। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले ही हमारे एक श्रोता ने भी बताया था शंभू जी ने कि मतलब फ़ोन खो गया तो कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। जी पहले तो कि सबसे पहले तो कि मोबाइल फ़ोन जब हमारे पास है और हम उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे पास में बैंकिंग की और अदर ट्रांजैक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं आजकल बहुत सारी चल रही हैं तो जब हमारे पास फ़ोन है हम यूज़ करें तो उसको कैसे सुरक्षित करें। जी तो पहली बात तो ये आजकल हमें अपना जो फ़ोन है सबके पास स्मार्टफोन में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो स्मार्टफोन में सिक्योरिटी पैचेस या फिर अपडेट्स आती रहती हैं जो हमें डाउनलोड करनी होती हैं। तो हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका फ़ोन हमेशा अपडेटेड है जी। और जब आप फ़ोन जब भी आपके पास में कोई सिक्योरिटी अपडेट आया है डाउनलोड करने के लिए आप उसको डाउनलोड करें। दूसरा ये कि अगर हो सकता है तो आप अपने सिस्टम में लैपटॉप वगैरह में फ़ोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट जो भी है आपके पास में वो अप टू डेट रखें वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए जी। तीसरा ये है कि आपके पास में अगर आपको मैसेज में कोई सा भी लिंक आता है कहीं से भी कोई मैसेज आया और कोई लिंक आ रहा है तो आप उस पर क्लिक ना करें। वो हो सकता है कि वो आपका कोई फ्रॉडुलेंट लिंक हो जो आपको किसी ऐसी वेबसाइट पे ले जाए जहाँ पे आपके साथ में कोई स्कैम या कुछ और बात हो सकती है। तो आप ऐसे हर किसी लिंक पे जो अनवेरीफाइड लिंक है उस पर क्लिक ना करें। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कोई भी नई जगह पर ट्रांजैक्शन करने से पहले वेरीफाई कर लें कि वो लिंक ठीक है या नहीं है, वो उस वेबसाइट का ही है जहां से आप शॉप कर रहे हैं या फिर किसी ने आपको भेजा है तो उस पर क्लिक ना करें। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? यस बोल रहा हूँ जी। यस जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से। जी जी यस जी, सवाल कीजिए सर, क्या जानना चाहते हैं?
सवाल ये मैम, मेरे ना अकाउंट से ना कभी कभी ना चार्जेस कटते हैं, कभी 1 रुपया कट जाता है, कभी वो सब पता करना कैसे कटेगा, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी अंशुल जी। तो ये आपके अकाउंट से मतलब किस तरीके से कटता है? आपको मैसेज आता होगा ना कि किस वजह से आपके अकाउंट से 1 रुपया कट गया है? नहीं, ये इस चीज का मैसेज नहीं आता है, बट मतलब मैसेज आता है कटने का, आता है कि डेबिट हो गया, लेकिन उसमें रीजन नहीं दिखाता क्यों डेबिट हुआ है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार जब मैं कोई नया कार्ड या कुछ ट्राई कर रही होती हूँ तो उसमें वो एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि इस कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कई बार कुछ अमाउंट कट जाती है पर फिर वो रिवर्स हो जाती है। कई बार जब मैं हाँ, वो रिवर्स भी हो जाती है बहुत बार। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं कहीं पे ट्रैवल कर रही होती हूँ और मैं कहीं पे टैक्सी बुक करती हूँ तो वहाँ पे मैं अपना कार्ड रजिस्टर करती हूँ उस ऐप में, तो एक ट्रायल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें 1 रुपया कट जाता है पर फिर वो वापस रिवर्स हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि आपका रीज़न क्या है कटने का, तो ये रीज़न आपको अपने बैंक से पूछना पड़ेगा। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप बैंक ब्रांच में जा करके विजिट कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको रीज़न ज़रूर मिल जाएगा। उसमें आपको जो ट्रांजैक्शन की सेकेंड पार्टी है उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि आपका जो 1 रुपया कटा है किस लिए कटा है, और आप फिर उससे उसका रीज़न निकाल सकते हैं। ओके जी यस जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फ़ोन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, थैंक जी। तो दोस्तों बस 3 मिनट है और 3 मिनट में जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। वैसे सवाल हमारे पास अभी काफ़ी बचे हुए हैं, तो कॉल करने के लिए नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। यहाँ पे अंशुल जी जानना चाहेंगे कि क्या डेटा विशेषकर बैंकिंग जानकारी को सुरक्षित करने के लिए या कोई ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा साधन जैसे यंत्र, मोबाइल एप्लीकेशन है, या यदि कोई है तो कृपया बताएं। देखिए सब जी, और एक श्रोता हमारे भी जी, ओ चलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एक तो जो आपके स्मार्टफोन में अगर ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, तो आप वहाँ से जाकर के जो बैंकिंग की ऐप्स, वेरीफाइड बैंकिंग ऐप्स होती है वही डाउनलोड करें। अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है या दूसरे भी कोई स्मार्टफोन्स हैं, उसको आप हमेशा अपडेटेड रखें। उसमें आप अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। बहुत तरीके के आते हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, वो आप अपने डीलर से जान सकते हैं या फिर आप अपने बैंक से भी रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। यूजुअली बैंकिंग ऐप्स आप अपडेटेड रखें और पासवर्ड सिक्योर रखें, तो दैट इज़ इनफ। जी, और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम। जी सुनील कुशवाहा जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? एमपी से, मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में। और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो कब से सुन रहे हैं सुनील कुशवाहा जी? जी मेरे को 6 महीना हो गया मैम। अच्छा, तो कहिए सर, अभी फिलहाल क्या सवाल होंगे सुनील जी? अभी हमारा सवाल ये है मैम, कैसा हम एटीएम में जाते मैम तो पैसा निकालते एटीएम से, बाकी एटीएम से क्या है पैसा निकलते नहीं, बाकी कट जाते मैम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? जी अंशुल जी। तो सुनील जी, आपका सवाल क्या है कि आपके एटीएम से जब आप पैसे निकालते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं? जी, मतलब मैसेज आ गया आपका पैसा कट गया है, बाकी डब्बे से निकल नहीं तभी। मतलब कि आपको पैसे हाथ में मिले नहीं, पर आपके पास मैसेज आ गया है कि आपने विड्रॉ कर लिए हैं एटीएम से। जी, ये तो फिर देखिए, ये फिर से वही केस है जिसमें आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि अगर एटीएम से पैसे डिसबर्स होते हैं या उससे बाहर आ जाते हैं तभी आपके पास मैसेज आना चाहिए, पर अगर आपके पास में ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको पैसे मिले नहीं है हाथ में एटीएम में और आप कट गए अकाउंट से, तो आप फ़ौरन अपने बैंक को सूचित करें, या तो बैंक जाएं या फिर फ़ोन करें और इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कराएं। तो कई बार क्या होता है कि अगर बैंक मान लेता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं हुआ है तो वो आपका रिवर्स कर देते हैं और आपको रिफंड मिल जाता है। जी चलिए सर जी, थैंक यू सुनील कुशवाहा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो
तो सवाल तो काफ़ी बचे हुए हैं अंशुल जी, लेकिन समय नहीं बचाया है और बात करने के लिए। तो चलते चलते लास्ट में अपने श्रोताओं को क्या जो एक टिप्स है वो देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ से सेफ रहेंगे और मतलब ऑनलाइन बैंकिंग भी आराम से कर पाएंगे? बिल्कुल, तो कुछ टिप्स यही है कि एक तो जागरूक रहें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कि जब आप पब्लिक में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन जो है फ़ोन की या लैपटॉप की दूसरे लोगों को ना दिखे, जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो ना दिखे। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखिए, ऐसे सिंपल मत रखिए कि अपना नाम या अपनी बर्थ डेट, कुछ ऐसा पासवर्ड रखिए जो कोई गेस ना कर पाए, जो सिर्फ आपको पता हो। वो पासवर्ड कहीं लिख के मत रखिए, आप उसको अपने दिमाग में याद रखिए। और अपने पासवर्ड जो है हर 3-4 महीने में मिनिमम, काफ़ी लोग जल्दी भी करते हैं, चेंज करते रहिए, ताकि उससे क्या होता है कि आपके पासवर्ड के एक्सपोजर का खतरा कम रहता है। उसके अलावा आपके जो डिवाइसेस हैं उसका भी पासवर्ड आप, अगर आपका शेयर डिवाइस नहीं है तो आप शेयर ना करें। आपके जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें, उसको सेफ रखें, सिक्योर्ड रखें। और आपके डेबिट कार्ड के पीछे ऑनलाइन बैंकिंग हेल्पलाइन की सारे फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं, उसको नोट करके रखें अपने फ़ोन में। तो इन केस अगर आपका कार्ड कहीं पे खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप फटाफट बैंक में फ़ोन करके रिवर्स करा सकते हैं। बहुत सारी बैंकिंग हेल्पलाइंस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 14440, जहाँ पर आप कॉल करके अपने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को नोट करा सकते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो एज सून एज यू डू दैट, वो बैंक जो है इमीडिएटली आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी हेल्पलाइंस को हैंडी रखें, अपने फ़ोन में नंबर नोट करके रखें। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर कराएं, FIR कराएं। कार्ड्स गुम हो जाते हैं, कार्ड्स ब्लॉक कराएं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने अकाउंट्स को और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, थैंक यू अंशुल जी आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू। तो थैंक यू मैकवरी और अगर सर दोनों के लिए थैंक यू, इतनी अच्छी जानकारी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आने के लिए। दोस्तों समय ज़्यादा हो गया है तो इसलिए चलना होगा, तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहूँगी कुछ सवाल हैं आपके मन में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए चलती हूँ, लेकिन आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।